नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे शासक और योद्धा की कहानी में गहरे उतरेंगे, जिनका नाम सुनते ही वीरता, साहस और हाँ, स्वाभिमान की तस्वीरें जहन में उभर आती हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय इतिहास में एक अलग ही जगह रखता है। हमारे पास पृथ्वीराज चौहान अ वैलियंट इंडियन किंग शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सामग्री के जरिए पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनके शासन, उनकी लड़ाइयों और हाँ, उनकी विरासत के उन पहलुओं को टटोलें जिन पर ये लेख रोशनी डालता है। बिल्कुल। देखते हैं ये लेख क्या कहता है। तो शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो लेख में काफी उभर कर आती है, उनकी कम उम्र की प्रतिभा। लेख कहता है कि वो बचपन से ही युद्ध कला में माहिर थे। हाँ, ये बात अक्सर कही जाती है। सिर्फ तलवारबाजी या धनुर्विद्या नहीं, बल्कि कई तरह के शस्त्र चलाने में कमाल का हुनर था। जरा इस पर और बात करते हैं। ये सिर्फ एक राजा के बेटे का सामान्य प्रशिक्षण था या कुछ खास था? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। लेख के मुताबिक ये सिर्फ सामान्य प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा था। मतलब सामग्री इस बात पर जोर देती है कि पृथ्वीराज में एक नैसर्गिक प्रतिभा थी जिसे छोटी उम्र में ही पहचान लिया गया था। अच्छा। हाँ, लेख में वर्णन मिलता है कि कैसे वो बहुत तेजी से सीखते थे और उनकी शस्त्र चलाने की समझ वो उनकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। ऐसा कहा गया है कि उनके गुरु भी उनकी ग्रहण करने की क्षमता और निशानेबाजी की सटीकता देखकर हैरान रह जाते थे। तो हाँ, लेख उन्हें एक तरह से जन्मजात योद्धा के तौर पर पेश करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सीख लेना नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी काबिलियत थी। लेकिन क्या लेख सिर्फ उनकी वीरता और युद्ध कौशल तक ही सीमित है, या फिर एक शासक के तौर पर उनके बारे में क्या तस्वीर उभरती है इस सामग्री से? क्योंकि अक्सर महान योद्धाओं के प्रशासनिक क्षमता पर उतना ध्यान नहीं जाता है ना? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। अक्सर ऐसा होता है, पर यह लेख पृथ्वीराज चौहान की एक ज्यादा संतुलित तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। अच्छा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा भी थे। लेख में उनकी दो खासियतों पर बार बार जोर दिया गया है। एक तो उनकी अपनी धरती के प्रति अटूट वफादारी, जिसे हम देशभक्ति कह सकते हैं, और दूसरा उनका जबरदस्त आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। हाँ, लेख के अनुसार ये दोनों गुण उनके हर फैसले में झलकते थे, चाहे वो मैदाने जंग हो या राजदरबार। ये दिलचस्प है। क्या लेख कोई उदाहरण देता है कि उनकी न्यायप्रियता या प्रजा के प्रति देखभाल कैसे दिखती थी? मतलब सिर्फ कहना कि वो ऐसे थे, या लेख में कुछ ठोस बातें भी हैं? हाँ, लेख कुछ संकेत देता है। देखिए, सीधे सीधे किस्सों का भंडार तो नहीं है इसमें, लेकिन ये उल्लेख करता है कि उनके राज्य में कम से कम सिद्धांत के तौर पर किसी के साथ अन्याय न होने देने की कोशिश की जाती थी। ठीक है। लेख इशारा करता है कि उनकी प्रसिद्धि ऐसी थी कि लोग दूर दूर से न्याय की आस में उनके पास आते थे। ये भी बताया गया है कि वो कला और साहित्य के संरक्षक थे, जो अक्सर एक स्थिर और समृद्ध शासन का संकेत माना जाता है। हाँ, जैसे चंदबरदाई। बिल्कुल, चंद्रबरदाई जैसे कवि का उनके दरबार में होना इसी ओर इशारा करता है, जैसा कि लेख में वर्णित है। तो वीरता के साथ साथ शासन के इन पहलुओं को भी सामग्री महत्व देती है। समझ गई। तो एक तरफ युद्ध कौशल और वीरता, दूसरी तरफ न्याय और कला का संरक्षण। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसके लिए पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा लिया जाता है, मोहम्मद गौरी के साथ उनका टकराव। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। लेख इस संघर्ष को किस तरह बयान करता है? यहाँ से कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है ना? बिल्कुल लेती है। हाँ, और खासतौर पर तराइन की लड़ाइयों का जिक्र तो जरूर होगा। पहली लड़ाई के बारे में लेख क्या बताता है? मैंने सुना है वो एक शानदार जीत थी। बिल्कुल, लेख तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई, उसे पृथ्वीराज चौहान के सैन्य जीवन का एक शिखर बिंदु बताता है। शिखर बिंदु? हाँ, सामग्री के अनुसार ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक जबरदस्त जीत थी। इसमें वर्णन है कि कैसे पृथ्वीराज की सेना, जिसमें शायद हाथी और घुड़सवार दोनों शामिल थे, ने गौरी की हमलावर सेना को पूरी तरह बछाड़ दिया। लेख में यह भी इशारा है कि पृथ्वीराज की अपनी नेतृत्व क्षमता और उनकी सेना के राजपूत योद्धाओं का शौर्य ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। यहां तक कहा गया है कि गौरी खुद इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ था और उसकी सेना को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। लेख इसे पृथ्वीराज की सामरिक सूझबूझ और हिम्मत का प्रतीक मानता है। वाह, ये तो वाकई बड़ी जीत रही होगी। लेकिन इतिहास की किताबें बताती हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं।
अगले ही साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई और नतीजा एकदम उल्टा था। लेख इस हार का क्या कारण बताता है? अक्सर कहा जाता है कि इसमें कुछ छल कपट हुआ था। हाँ, लेख तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास का एक दुखद और निर्णायक मोड़ मानता है। और जहां तक हार के कारणों की बात है, सामग्री सीधे तौर पर धोखे और चालों का जिक्र करती है, जैसा आपने कहा। अच्छा। लेख विस्तार में तो नहीं जाता कि वो चालें क्या थीं, लेकिन इशारा इस तरफ है कि गौरी ने शायद पिछली हार से सबक लेकर कोई ऐसी रणनीति अपनाई जो युद्ध के पारंपरिक नियमों के शायद खिलाफ थीं, या फिर राजपूत सेना उसके लिए तैयार नहीं थी। कुछ व्याख्याएं सुबह के वक्त अचानक हमले या गौरी की सेना के किसी हिस्से द्वारा झूके आत्मसमर्पण जैसी बातों का जिक्र करती हैं, लेकिन ये लेख खासतौर पर किसी एक वजह पर मुहर नहीं लगाता। बस ये कहता है कि परिस्थितियां पृथ्वीराज के खिलाफ गईं और इस बार गौरी की जीत हुई। और इसी लड़ाई के बाद, जैसा कि लेख बताता है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। ये वाकई एक बड़ा उलटफेर था। बंदी बनाए जाने के बाद क्या हुआ? क्योंकि यहीं से चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो वाली कहानी का जिक्र आता है, जो बहुत मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। लेख इस हिस्से को कैसे प्रस्तुत करता है? हाँ, लेख यहाँ पर चंद्रवरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का हवाला देता है। ये बताना जरूरी है, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, कि रासो एक काव्य रचना है जिसे शब्दशः ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जाता, है ना? हाँ, ये जरूरी है बताना। लेकिन ये भारतीय लोकमानस में पृथ्वीराज की छवि का एक अभिन्न अंग है। लेख रासो में वर्णित उस वृत्तांत का उल्लेख करता है जिसके अनुसार बंदी अवस्था में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी थी। ओह, ये तो बहुत क्रूर है। बिल्कुल, लेकिन रासो की कहानी, जैसा लेख बताता है, यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। इसके अनुसार अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज का साहस कम नहीं हुआ। चंद्रबरदाई, जो उनके साथी बंदी थे, उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज की शब्दभेदी बाण चलाने की कला देखने के लिए उकसाया। शब्दभेदी बाण यानी आवाज सुनकर निशाना लगाना? जी हाँ, बिल्कुल। और जब दरबार लगा तो चंद्रबरदाई ने एक दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज को गौरी के बैठने की सही जगह का संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लेख बताता है कि रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने सिर्फ इस संकेत और गौरी की आवाज के आधार पर तीर चलाया और गौरी को मार गिराया। सच में? रासो के अनुसार तो यही है। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारकर आत्मबलिदान दे दिया, ताकि दुश्मन के हाथों दुर्गति न हो। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। भले ही इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल हो, जैसा कि लेख भी शायद संकेत करता है, पर यह कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। लेख इस रासो वाले वृत्तांत का क्या महत्व बताता है? देखिए, लेख इसे पृथ्वीराज चौहान की अदम्य इच्छा शक्ति, उनके असाधारण कौशल और अंतिम सांस तक हार ना मानने वाले जज्बे के प्रतीक के रूप में देखता है। ये कहानी, चाहे ऐतिहासिक हो या काव्यात्मक, इस बात पर जोर देती है कि शारीरिक अक्षमता या पराजय भी उनके स्वाभिमान को नहीं तोड़ सकी। लेख के नजरिए से ये वृत्तांत दिखाता है कि क्यों पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक हारे हुए राजा नहीं, बल्कि भारतीय स्मृति में एक वीर नायक के रूप में जिंदा हैं। मतलब ये उनकी हार न मानने की कहानी है। हाँ, बिल्कुल, हार में भी जीत जैसी कहानी। तो अगर हम इस पूरे लेख को देखें, पृथ्वीराज चौहान के जीवन से मुख्य संदेश या सीख क्या निकलती है इस सामग्री के अनुसार? लेख का निष्कर्ष काफी स्पष्ट है। ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान का जीवन वीरता, देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्चा योद्धा सिर्फ जीत में ही महान नहीं होता, बल्कि हार में भी अपने मूल्यों और अपनी धरती के प्रति निष्ठा बनाए रखता है। सही बात है। लेख इस बात को रेखांकित करता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में हार और बंदी बनाए जाने के बावजूद उनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। उन्हें अमर शहीद और वीर योद्धा कहा जाना, जैसा लेख बताता है, इसी अटूट भावना का सम्मान है। उनकी विरासत सिर्फ उनकी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उस जज्बे में है जिसने उन्हें अंत तक लड़ने की प्रेरणा दी। लेख के मुताबिक उनकी न्यायप्रियता, उनकी वीरता और उनकी देशभक्ति का मिश्रण ही उन्हें भारतीय इतिहास में एक खास मुकाम देता है। तो आज हमने इस लेख के आईने में पृथ्वीराज चौहान की शख्सियत को समझने की कोशिश की, देखा कि कैसे ये सामग्री उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक, कलाप्रेमी और अटूट स्वाभिमान वाले व्यक्ति के रूप में भी देखती है। हाँ, एक बहुआयामी व्यक्तित्व। हमने तराइन की 2 अहम लड़ाइयों पर बात की,
एक में शानदार जीत, दूसरी में दुखद हार, और उस प्रसिद्ध रासो वृत्तांत पर भी चर्चा की जो उनकी कैद और अंतिम पलों को एक अलग ही रंग देता है। और हमने ये भी समझा कि इस लेख के अनुसार पृथ्वीराज की कहानी हार जीत के गणित से आगे निकल जाती है। ये कहानी है उस जज्बे की जो विपरीत परिस्थितियों में भी सिर ऊंचा रखना सिखाता है। बिल्कुल। ये कहानी है अपने सिद्धांतों के लिए आखिरी दम तक खड़े रहने की, जिससे ये लेख उनकी अमर विरासत का आधार मानता है। उनका जीवन इस लेख के नजरिए से महज इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक स्रोत है। ये लेख हमें पराजय में भी गरिमा और अटूट संकल्प की एक शक्तिशाली छवि दिखाता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कहानियां जो अक्सर हार में भी नायकत्व ढूंढ लेती हैं, जो बलिदान और अंतिम सांस तक लड़ने को महिमा मंडित करती हैं, ये उस समाज और संस्कृति के बारे में क्या कहती हैं जो इन्हें इतने चाव से सुनती, सुनाती और जिंदा रखती हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।